सुस्वागतम। यहाँ पर आपको इस चित्र में कुछ दिखाई दे रहा है। आपको इसकी अनुभूति हो रही है। कहीं आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये सुशोभित करने वाली कुछ वस्तुएं हैं। किसी को ऐसा लगता होगा कि मोतियों से जड़ा कोई आभूषण है। किसी को ऐसा लगता होगा कि सोने और चांदी से जड़ा हुआ कोई आभूषण है। परंतु बच्चों, यह न तो सोने चांदी या मोतियों से जड़ा कोई आभूषण है, यह है चूड़िया। चूड़िया जो कि लाख की बनी हुई है। और ऐसी ही लाख की चूड़िया नामक एक कहानी 8वीं के लिए प्रस्तुत है। तो आइए आज हम उस पर विचार करेंगे। इस कहानी के रचिता है, कहानीकार है। लाख की चूड़िया जो कहानी है उसके कहानीकार है कामतानाथ। तो कामतानाथ जी का परिचय हम देखेंगे। जन्म 22 सितंबर 1935 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ और उनके अपने लेखन की भाषा हिंदी रही। विधाएं, उपन्यास, कहानी, नाटक, मुख्य कृतियों की अगर हम चर्चा करेंगे तो उपन्यास में है समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, काल कथा 2 खंडों में है, पिघलेगी बर्फ, कहानी संग्रह छुट्टियाँ, तीसरी सांस, असब, ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, आकाश से झांकता वह चेहरा, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ, नाटक, दिशाहीन, फूलन, कल्पतरु की छाया, दाखला.com, संक्रमण। वार्ड नंबर 1 एकांकी है। भारत भाग्य विधाता प्रहसन है। औरतें, अनुवाद है प्रेत जो कि मूलतः घोस्ट है, हेनरिक इब्सन का। संपादन आपने किया है कथांतर का। और इस सम्मान में उनको सम्मानित किया गया। कई पुरस्कार देश से उनको प्रदान किए गए। उनमें है पहल सम्मान, मुक्तिबोध पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण पुरस्कार। ऐसे नामांकित, ऐसे विशेष साहित्यिक जिनका निधन 7 सितंबर 2012 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। तो आइए अब हम कहानी शुरू कर रहे हैं। कहानी का शीर्षक है लाख की चूड़िया। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। बच्चों, इस प्रकार कहानी का आरंभ होता है। और जो कि लाख की गोलियां लेखक को मिलती है। तो लाख का अर्थ है लाह, चाव का अर्थ है खुशी, गोलियां कंचे, मोह यानी आकर्षित करना। देखिए यहाँ पर एक तस्करी में है लाख और ये है कंचे। लेखक अपने बारे में बताता है कि जब लेखक छोटे थे, जो उन्हें सबसे अच्छे लगते थे बदलू, वे उन्हें सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर खेलने के लिए देते थे। लेखक को अपने मामा के गांव जाने की सबसे ज़्यादा खुशी यही थी कि जब लेखक की छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद वह अपने घर लौटते थे
तो उनके पास बहुत सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां हुआ करती थी। जो रंग बिरंगी गोलियां जिन्हें देखकर बच्चों का मन उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदर गोलियां बदलू बनाकर देते थे। ऐसी गोलियां दूसरे बच्चों के पास शायद नहीं हुआ करती थी। और उन कांचों के साथ खेलना लेखक को बहुत अच्छा लगता था। उन कंचों के साथ खेलना लेखक को बहुत अच्छा लगता था और वो देखने में ही इतनी रंग बिरंगी थी कि मन मोहित हो जाता था। यह कहानी लेखक के बचपन की है। वह अपने मामा के घर जाता है और वहाँ पर जो बादलों के द्वारा बनाई गई सुंदर सुंदर लाख की गोलियां के साथ खेलता है, प्रसन्न होता है और उसे गांव जाना तथा अपने मामा के गांव जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब वह वापस आता है तो उसके पास ढेर सारी कांच की गोलियां होती है। कांच की गोलियां नहीं, मतलब यहाँ पर लाख की गोलियां होती है, जिससे वह अन्य बच्चों को दिखाकर प्रसन्नता महसूस करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हैं, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। जैसा कि रिश्ते में होता है कि मामा के गांव में रहने वाले जो व्यक्ति है, या तो वह नाना है या मामा है, परंतु लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, क्योंकि गांव के अन्य बच्चे भी मामा को काका कहते थे। तो लेखक मामा न कहकर काका बुलाने लगे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, थोड़ी ऊंचाई पर बना था, जहाँ पर वह जाते थे और उनके कार्य को देखते थे कि वह किस तरह लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, गोलियाँ बनाते हैं, और उनको काम करते हुए देखना लेखक को बहुत अच्छा लगता था। ये देखिए यहाँ पर किस प्रकार बदलू काम करता है। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वो लाख पिघलाया करता। सहन यानी कि हमारे मकान के सामने जो आंगन रहता है उसे कहते हैं सहन। वृक्ष यानी पेड़। भट्टी अंगीठी के लिए शब्द है भट्टी, और दहकती यानी जलती रहना। वो इस प्रकार, जो कि यहाँ इस चित्र में भी बदलू किस प्रकार उसे बनाता है उसकी चर्चा साफ सिद्ध हो रही है। जो बदलू का मकान था वह थोड़ा ऊंचे पर था और मकान के सामने बड़ा सा आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करते थे। उनके पास ही भट्टी जलती रहती थी, क्योंकि लाख को पिघलाकर उसे आकार दिया जाता था। जैसा कि तस्वीर में दर्शाया गया है कि एक तरफ भट्टी है जहाँ पर लाख को पिघलाया जाता है, और यहाँ पर एक औजार है जिसके द्वारा वो लाख को आकार देकर चूड़ियाँ बना रहे हैं, और साथ में उन्हें हुक्का पीने का भी बहुत शौक हुआ करता था। काम के साथ साथ वह हुक्का भी पी लेते थे। हुक्का की चर्चा तो हम बाद में करेंगे ही। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। पहलवानों को आपने देखा होगा, वो इसी प्रकार मुंगेरियों को घुमाते हैं। वो उसी नुमा यहाँ पर काम में लाने वाले बदलू हमें मिलते हैं। चौखट का अर्थ है लकड़ी का चौकर टुकड़ा।
सलाख, सलाख यानी धातु की छड़, और बेलन नुमा मुंगरिया का मतलब है गोल लकड़ी। देखिए यहाँ पर ये सलाखें, या तो फिर मुंगेरी जो कि बद्दू हाथ में लिए हुए हैं, उस पर लाख की चूड़ियाँ बना रहा है। एक तरफ उसका हुक्का है, और जिस पर वो बैठा हुआ है वो लकड़ी का चौका टुकड़ा, जिस पर बैठकर वो अपना काम करता है। छोटी खाट भी उसे कहा जाता है, छोटी चौपाई भी उसे कहा जाता है, या चारपाई भी जिसे कहा जाता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि बदलू काका लाख की चूड़ियाँ किस तरह से बनाते थे। एक चौखट होती थी, लकड़ी का चौकोर टुकड़ा होता था, जिस पर वह लाख को आग में सुलगा कर मुलायम कर देते थे, और एक धातु की छड़ के समान पतला करके उसे चूड़ी का आकार दे देते थे। पास में 4-6 अलग अलग तरह की गोल लकड़ी होती थी, जिसकी सहायता से वह मोटी और पतली तरह की चूड़ियाँ बनाई जा सकती थी। उस समय में औरतें इसी प्रकार की चूड़ियाँ पहनना पसंद करती थी। इसी कारण से बदलू चूड़ियाँ बनाया करते थे। अगली कड़ी में हम पहुँच रहे कहानी के लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। किस प्रकार उसकी चर्चा यहाँ पर आई है। चित्र में भी देखिए आप किस प्रकार वो रंग देता है, चूड़ियाँ बनाता है। लाख की चूड़ी का आकार देने के बाद उन्हें रंग बिरंगे रंग दे देता था, जिससे चूड़ियाँ दिखने में और सुंदर लगती थी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जब चूड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती थी, मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें गोल सुंदर आकार दे दिया जाता था। उसके बाद उन पर अलग अलग तरह के रंग कर दिया जाता था। जैसा कि औरतें रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनना पसंद करती है, यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं गोल मुंगेरी है, जिस पर एक लाल रंग की चूड़ी बनाई गई है लाख के द्वारा। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर क्या करता था। मचिए अभी आपने कुछ समय पहले देखा, मचिए पर बैठकर क्या करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। बच्चों, यहाँ पर हुक्का का चित्र आपके सामने है, और ये मचिया यानी छोटी सी खाट जो बैठने में गाँव में काम में आती है। पुराने समय में इसी प्रकार का प्रचलन था। बदलू हमेशा एक चारपाई पे काम क्या करता था बच्चों। उसकी चारपाई थी वह बहुत पुरानी थी। पुराने ज़माने में लोग इसी तरह की चारपाई पर बैठा करते थे और अपने काम भी किया करते थे। जब वह काम से थोड़ी फुर्सत पाता, बीच बीच में अपना हुक्का पी लिया करता। जब लेखक गांव में मामा के घर जाते तो उनका अधिकतर समय बदलू के साथ बीतता, क्योंकि उनके पास बैठना, उन्हें काम करते देखना उन्हें अच्छा लगता था। वह उन्हें प्यार से लला कहकर पुकारते थे, और उनके पहुंचने पर चारपाई मंगवा देते थे और कहा करते थे कि तुम यहाँ पर बैठो और देखो कि मैं किस तरह से काम करता हूँ। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। घंटों बीत जाते, समय ज़्यादा हो जाता, लेकिन लेखक ऐसे ही
बैठा रहता, क्योंकि उनके काम करने का तरीका ही रोचक था। कभी वह लाख पिघलाते थे, फिर मुंगेरी पर उस लाख को चढ़ाकर एक नया आकार दे देते थे और रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाते थे। इस तरह वह लगभग दिन में 4-6 जोड़े चूड़ी बनाते थे। देखा जाए तो यह बहुत मेहनत भरा काम था। पूरा जोड़ा तैयार हो जाने पर वह बेलन पर चढ़ाकर कुछ पल के लिए चुपचाप उसे देखते रहते थे। जब बदलू अपने काम को देखते कि चूड़ी का सही आकार बना है या नहीं, तो प्रसन्न होते, मानो वह बेलन न होकर किसी नई दुल्हन की कलाई हो, अर्थात छड़ पर चढ़ी चूड़ियों को इस तरह से निहारते थे जैसे कि किसी नई दुल्हन की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। बच्चों, मनिहार हमारे गाँवों में कई प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग मिलते हैं। उनमें से एक है मनिहार। मनिहार का अर्थ है चूड़ी बनाने वाला। और पैतृक, पैतृक यानी पिता संबंधी। पिता जिस प्रकार का काम करते हैं या तो पिता का जो पेशा रहता है उससे संबंधित इस शब्द का प्रयोग होता है पैतृक। वास्तव यानी हकीकत, सच्चाई क्या है उसको दर्शाने वाला शब्द। और जो बेचा जाता है, जिसकी बिक्री होती रहती है, वह खपत। जो चूड़ियाँ बनाता है उसे मनिहार कहा जाता है। जैसे बदलू का काम था चूड़ी बनाना। पैतृक यानी पिता संबंधी, अर्थात जो बदलू के पिता थे या दादा थे वह भी चूड़ियाँ ही बनाने का काम करते थे। यह उनका रोजी रोटी कमाने का तरीका था। वह बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। बदलू अपने काम में बहुत ही निपुण था और उसके द्वारा बनाई गई चूड़ियों की बिक्री भी बहुत होती थी। लोग उससे बहुत सारी चूड़ियाँ खरीदते थे क्योंकि वह चूड़ियाँ बहुत ही मजबूत और सुंदर बनाता था। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी कभी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले में वस्तु, एक वस्तु दो और जो दूसरा व्यक्ति जिस वस्तु का निर्माण करता है उस वस्तु को ले। इस प्रकार वस्तु के आदान प्रदान या वस्तु विनिमय का तरीका उस समय था। सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी और आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। उसका काम ही इतना अच्छा था कि उसके गांव के अलावा दूसरे गांव के लोग भी चूड़ियाँ खरीद कर ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियाँ पैसों से नहीं बेचता था। उसका तो सीधा हिसाब था कि वस्तु के बदले वस्तु लेना, अर्थात जैसा कि पुराने समय में हुआ करता था कि अगर हमें अनाज लेना है तो उसके बदले हमारे पास जो भी चीज़ उपलब्ध है वो देकर हम अपनी मनपसंद चीज़ खरीद सकते थे और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। कहने का अर्थ यह है कि पैसों के बदले अनाज ले लिया जाता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जीत पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। विवाह शायद आप
कभी विवाह में शामिल हुए होंगे। विवाह का अर्थ है शादी। ऊपर जो शब्द दिया है शादी विवाह, दोनों का अर्थ एक ही है। कसर, कसर का मतलब है कमी। और सुहाग जो कि किसी महिला का विवाह हो जाता है तो वो प्रसंग है, उसे कहते उसका सुहाग यानी कि सौभाग्य। बदलो का स्वभाव नम और भोला भाला था। न वह किसी से ज़्यादा बात करता और न ही कभी किसी से लड़ता झगड़ता था। उसे जरा सा भी गुस्सा नहीं आता था। सारा दिन अपने काम में जो लगा रहता था। हाँ, शादी विवाह के समय में अवश्य जिद किया करता था, क्योंकि यह एक अवसर हुआ करता था जो कि वह अपनी चूड़ियाँ बेचकर अच्छा कमा सकता था, अर्थात मनचाहा वेतन ले सकता था। किसी भी विवाह के अवसर पर वह अपनी चूड़ियों की एक अच्छी खासी कीमत ले लेता था, जिससे उसका गुजारा ठीक से चल जाता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ खास होता है। यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि सुहाग के जोड़े को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए उसको मुँह मांगे दाम मिल जाते थे। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना का अर्थ है मुश्किल होना। एक बार की बात है, लेखक को याद आया कि बदलू किसी लड़की के विवाह पर छोटे सी बात पर नाराज हो गया, बिगड़ गया और उससे मनाना बहुत मुश्किल हो गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। घरवाली, घरवाली का अर्थ है पत्नी, ढेरों का अर्थ है बहुत सारा और पगड़ी यानी पग यानी कि मान सम्मान मर्यादा का लोग लिहाज कर क्या करते थे, उसे सम्मान दिया करते थे, वो सभी बातें इसमें शामिल है। पगड़ी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी पत्नी को सारे वस्त्र मिलते, अर्थात बदलू की पत्नी को भी वस्त्र मिल जाते थे जब किसी का विवाह होता था। उस विवाह पर बदलू के द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ इस्तेमाल की जाती थी, तो घर के सभी सदस्यों के लिए कुछ न कुछ भेंट स्वरूप मिल जाता था। बहुत सारा अनाज मिल जाता था, जिससे घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। उसको अपने लिए पगड़ी मिल जाती थी। पगड़ी का अर्थ है पग, जो सिर पर बंधाते हैं, और जो रुपए मिलते वो अलग से। कुछ लोग भेंट स्वरूप उसे रुपए दे देते थे, जो कि एक अच्छा मौका था अच्छी खासी आमदनी कमाने का, और उससे उसका पूरे साल का खर्चा चल जाता था। यदि संसार में बदलों को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ से। यदि किसी भी व्यक्ति के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। अंदर ही अंदर कुढ़ना का अर्थ है मन ही मन दुखी होना। उसे कांच की चूड़ियाँ जरा सी भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था। कांच की चूड़ियाँ लोगों को पसंद आने लगी थी, क्योंकि गांव में भी शहरीकरण हो गया था। नए नए उद्योग शुरू हो गए थे, मशीनों से चीज़ें बनाई जाने लगी थी जो कि लोगों को पसंद आती थी। इस कारण उसका काम धंधा थोड़ा धीमा पड़ गया था और उसे कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं थी। अगर वह किसी भी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ देख लेता तो मन ही मन दुखी हो जाता था और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें क्या करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ ही
शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। मर्द, मर्द का अर्थ है पति। इससे पहले जैसे कि हमने शब्द देखा था घरवाली, घरवाली का अर्थ बताया था मैंने आपको पत्नी, और वैसे ही यहाँ पर शब्द आया है मर्द, मर्द का अर्थ है पति। और नाजुक का अर्थ है कोमल, मुलायम। बर्लो लेखक से घंटों बातें क्या करते थे, अपना सुख दुख बांटते थे। कभी उनकी पढ़ाई और घर के बारे में पूछते थे, कभी यूं ही शहरी जीवन के बारे में जानना चाहते थे। लेखक उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। जब भी वह पूछते कि शहर में कैसे कैसे लोग हैं और क्या चीज़ें पसंद करते हैं, उनका रहन सहन क्या है, तो वे उन्हें बताते कि शहर में भी लोग कांच की चूड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं। तो वह उत्तर देता कि शहर की बात और है, ये तो गांव है। गांव की चीज़ों में कुछ खासियत होती है, और जो हाथ के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं उनका महत्व तो ज़्यादा है। मशीनें उसका मुकाबला नहीं कर सकती, ऐसा बदलू का मानना था। जब लेखक बदलू को बताते हैं कि शहर में किस तरह का रहन सहन है, तो वह यह भी बात कहते हैं कि शहरी औरतें अपने पतियों का हाथ पकड़कर खुल्लम खुला सड़कों पर घूमती है, क्योंकि वे आज़ाद है, और उनके रहने का अंदाज अलग है। गांव की औरतें ऐसा नहीं करती, उनकी कलाइयाँ नाजुक नहीं होती है। लेखक का मानना है कि शहरी स्त्रियाँ नाजुक है, क्योंकि जरा सा भी बोझ नहीं उठाती है, वे कामकाज नहीं करती हैं, इसलिए उनकी कलाइयाँ बहुत ही नाजुक है। बदलू का मानना था कि अगर वह लाख की चूड़ियाँ पहनती है तो कहीं उनके हाथों में मोच ना आ जाए, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियों से थोड़ी भारी होती है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। खातिर, खातिर का अर्थ है मेहमान नवाजी। कभी कभी बदलू लेखक की अच्छी खासी खातिर करता। जब लेखक बदलू के यहाँ पहुँचते तो बदलू उनकी मेहमान नवाजी भी करते, उनका हालचाल पूछते, उनकी अच्छी सेवा करते। जब बदलू की गाय दूध देती तो वह उनके लिए मलाई बचा कर रखते थे, क्योंकि लेखक को मलाई खाना बहुत अच्छा लगता था। और जब आम की फसल होती तो लेखक रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता, वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। बच्चों, अतिरिक्त का अर्थ है अलावा, रोज़ यानी हर रोज़, प्रतिदिन, बहुधा, हमेशा। परंतु इन सब बातों के अलावा कुछ कारण थे जिस कारण से वह लेखक को अच्छा लगता था। बदलू उसे किन कारणों से पसंद था, यह लेखक बता रहे हैं। लगभग रोज़ लेखक के लिए 1-2 गोलियां बना देता, और वह खेलने के लिए लेखक को दे देता था। यह एक मुख्य कारण था कि उन्हें बदलू अच्छे लगते थे। जैसा कि हर स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होती है, सभी बच्चे
अपने मामा के घर जाते हैं तो लेखक भी अपने मामा के यहाँ चला जाता था। पूरा 1.5 महीना अपने मामा के घर में बिताता और वहाँ पर ज़्यादातर समय बदलू के साथ बीतता था, क्योंकि वह उसे खेलने के लिए लाख की गोलियां देते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। बच्चों, अवधि का अर्थ है समय। अवधि एक अवधि अर्थ देता है हमारी अपनी बोली, और ये यहाँ पर जो अवधि शब्द आया है वह अर्थ देता है समय। रुचि यानी लगाव, ध्यान यानी याद, स्त्रियाँ औरतें, विरले यानी बहुत कम, सहसा अचानक। ऐसा 2-3 बार ही हुआ कि गर्मियों की छुट्टियों में जब लेखक अपने मामा के घर गए होते तभी उनके पिता की बदली हो जाती, अर्थात उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता, जिस कारण पूरा परिवार भी वहाँ चला जाता। फिर एक लंबे समय तक वे अपने मामा के गांव न जा सके। यह उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वे गांव से दूर जा चुके थे। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब लेखक वहां गए तो वे इतने बड़े हो चुके थे कि लाख की गोलियों में उनकी रुचि नहीं रह गई थी। जब लेखक बहुत सालों के बाद अपने मामा के गांव लौटे, उन्हें बदलू की याद नहीं आई, क्योंकि अब वह बड़े हो चुके थे और उनके शौक अब बदल गए चुके थे। इस बीच उन्होंने देखा कि गांव में लगभग सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं, अर्थात लेखक ने जब देखा कि पहले जो स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहनना पसंद करते थे, अब उनके शौक बदल चुके हैं। वे भी अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। बहुत ही कम हाथों में उसने लाख की चूड़ियां देखी, जो कि एक परिवर्तन का एहसास था। तब एक दिन अचानक उन्हें बदलू का ध्यान हो आया, जब उन्होंने औरतों को रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां पहने देखा और कोई कोई सी लाख की चूड़ियां पहने थी। उनसे उनका मिलने का दिल चाहा। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बच्चों, आंगन का अर्थ है बेड़ा। मरहम पट्टी का अर्थ है घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। सहसा ने अचानक, एकाएक, ध्यान यानी ख्याल यानी याद, चबूतरे ऊंचा और चौरस स्थान, खाट, खाट यानी इससे पहले जैसे कि मैंने बताया था चारपाई। एक दिन बरसात का मौसम था और लेखक के मामा की जो छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसल कर गिर गई थी और उसकी हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसके हाथ में घुस गई।
लेखक को लगा कि कांच की चूड़ियाँ कितनी हानिकारक हो सकती है, लोगों को चोट पहुंचा सकती हैं, जैसा कि उनके मामा की छोटी लड़की के साथ हुआ। गिरने की वजह से कांच की चूड़ियाँ कलाई में घुस गई और मामा की लड़की घायल हो गई। लेखक जैसा कि घर पर ही थे और उनके मामा वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उन्हें अपनी छोटी बहन की मरहम पट्टी, दवा वगैरह करवानी पड़ी। तभी अचानक लेखक को बदलू का ध्यान हो आया। लेखक ने सोचा कि उससे मिलाऊं। उसे बदलू की याद हो आई, जैसा कि वे लाख की चूड़ियाँ बनाते थे और चूड़िया का ही किस्सा वहाँ पर हो रहा था कि किस तरह कांच की चूड़ी छोटी बहन के हाथ में चुभ गई। इस कारण उन्हें बदलू का ख्याल हो आया और वह उनसे मिलने चले। शाम होते ही लेखक टहलते हुए बदलू के घर पहुँचे। बदलू वही चबूतरे पर, अर्थात थोड़ी ऊंची सतह पर नीम के नीचे एक खाट यानी चारपाई पर लेटा था। अब बदलू के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वह आराम फरमा रहा था और चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे एक चारपाई पर लेटा हुआ और वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था। देखिए किस प्रकार चबूतरा यानी कि इस पेड़ के नीचे जो बना हुआ है, यहाँ पर मचिया और चारपाई दोनों में अंतर है। जो बैठने में छोटी खटिया जो रहती है, छोटी खाट जो रहती है, वो मचिया का काम करती है, जबकि चारपाई आराम में उपयोग में लाई जाती है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाया जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। बच्चों, यहाँ पर निहारना यानी एकटक देखते रहना। अतीत यानी भूतकाल, बीता हुआ समय, और अतीत के चित्र का अर्थ है पुरानी यादें। जैसे ही लेखक वहां पहुंचे तो उन्होंने नमस्ते बदलू काका बोला। उसने लेखक के नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। बदलू लेखक को पहचान नहीं पाए, क्योंकि अब वे बुजुर्ग हो चुके थे और उनके कामकाज भी बंद हो चुके थे। कुछ परेशानी में थे। जैसा कि लेखक अब बड़े हो गए, बहुत सालों के बाद लौटे हैं, तो वह पहचान नहीं पाए। अब बदलू उन्हें पहचानने का प्रयास करते रहे। मैं हूँ जनार्दन काका, जैसा कि बदलू को काका ही कहते थे, फिर भी उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि उनका नाम जनार्दन और वे उनसे लाख की गोलियां बनवा कर ले जाया करते थे। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने अतीत को याद कर रहे हो, पुरानी यादों में ढूंढ रहे थे कि ये कौन हो सकता है। अचानक उन्हें लेखक की याद हो आई। ये तो लला है, तो उसे बैठने के लिए कहा। बदलू ने लेखक को बोला कि आज वे बहुत दिनों के बाद गांव आए थे। फिर पूछा कि इतने दिन कहाँ थे? हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आज कल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़िया कोई
तब तो ना गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है, लाख में कहाँ संभव है ना। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, बच्चों, दृष्टि का अर्थ है नज़र, भट्टी। इससे पहले आपने इसका अर्थ लिया है अंगीठी यानी कि चूल्हा, प्रचार यानी चलन हमारा अपना, और खतरनाक यानी नुकसान देने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला। तो इस चित्र में कुछ बातें आपको बताई गई है कि किस प्रकार वह चबूतरे के नीचे खाट डालकर आराम किया करता था। जैसा कि लेखक के पिता की बदली हो चुकी थी और वह दूर किसी और शहर में रहते थे, इसीलिए गांव आना संभव नहीं था, ऐसा लेखक ने उन्हें बताया। फिर कुछ देर शांति रही, दोनों में कुछ बातचीत नहीं हुई, दोनों चुपचाप बैठे रहे। लेखक ने इधर उधर देखा तो न ही उसकी चारपाई नजर आई और न ही उसकी भट्टी अर्थात चूल्हा जिसमें वह लाख को पिघलाया करते, और उसकी मचिया जिस पर लेखक बैठा करते थे। उस मचे पर बैठकर बदलू सारा दिन अपना काम करते, साथ में हुक्का पिया करते थे। यह सब सामान आसपास कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि अब समय में बदलाव आ चुका था और बदलू का जो काम धंधा था हाथ से लाख की चूड़ियाँ बनाने का, वह अब बंद हो चुका था। लेखक ने उससे पूछा कि क्या बात है, आजकल आप काम नहीं करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है। जब बदलू ने बताया कि बहुत साल हो गए काम बंद हो गया है, हाथ से चूड़ियाँ बनाना बंद हो गया है, क्योंकि लोगों ने उसे पसंद करना बंद कर दिया है। आप सिया लाख की चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करती, आप तो हर कोई कांच की ही चूड़ियाँ पहनना पसंद करता है, हर गांव शहर में, क्योंकि मशीन युग की वजह से कांच की चूड़ियाँ बनना शुरू हो गया है। वह बहुत सुंदर, रंग बिरंगी, चमकीली नज़र आती है और औरतें उन्हें पहनना पसंद करती है। बदलू ने कहा कि आजकल सब कुछ मशीन से ही होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है, लाख में कहाँ मुमकिन है। मशीन युग आ गया है, सारे काम मशीनों से होते हैं, हाथ से बनाई हुई चीज़ों को लोग पसंद नहीं करते हैं। लेखक ने कहा कि कांच बहुत नुकसान देने वाला होता है। जैसा कि लेखक की मामा की छोटी बेटी की कांच की चूड़ियाँ टूटकर हाथ में चुभ गई थी, वैसा ही किसी के साथ भी हो सकता है। कांच थोड़ा सा खतरनाक पदार्थ है जिससे चोट लग सकती है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। नाजुक का अर्थ कोमल, मुलायम। दमा लगातार खांसते रहना, एक प्रकार की बीमारी। ढल यानी कमजोर। उभर दिखने लगी। शंका, दुविधा या शक। भाप का अर्थ है जानना। फसली खांसी, बदलते मौसम के कारण हुई खांसी। बदलू बोले कि कांच मुलायम होता है, उसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। उनकी तबीयत अब ठीक नहीं थी, वह अब बुजुर्ग हो चुके थे। वह देर तक
खांसते रहे। लेखक को लगा कि उन्हें दमा है, अर्थात लगातार खांसते रहने की बीमारी, जो कि बदलू को हो गई थी। साथ उम्र के साथ साथ उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथों और माथे की नसें अब दिखने लगी थी, जैसा कि बुजुर्ग लोगों के साथ होता है। मैं चुप रहा। अब मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। व्यथा का अर्थ है दुख, हाथ काटना यानी बेरोजगार करना, पश्चात बाद लहक कर खुश होकर। लेखक को अब महसूस होने लगा था कि बदलू के ऊपर बहुत कुछ गुजरा है। वे इतने दिनों के बाद लौटे थे। कुछ न कुछ दुख था बदलू के मन में, जो कि वह आप छुपाए बैठे थे। वह देर तक सोचता रहा कि वो क्या हो सकता है। इस मशीनी युग ने बहुत सारे लोगों का हाथ का काम छीन लिया है, उनके रोजगार को छीन लिया है। अब वे बेरोजगार होकर बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। अब उनका काम धंधा अच्छी तरह नहीं चलता और उन्हें अब रोजी रोटी कमाने में भी दिक्कत आने लगी है। दोनों के बीच फिर सन्नाटा सा छा गया और कोई बातचीत नहीं हुई। लेखक कुछ न कुछ सोचते रहे कि ऐसा क्या हुआ है बदलू के साथ कि यह अपने मन की व्यथा उनसे नहीं कह रहे हैं। लेखक ने आगे बात बढ़ाई और पूछा कि आम की फसल कैसी थी? बहुत अच्छी है, उसने खुश होकर जवाब दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ बहुत अच्छी है, उसने खुश होकर जवाब दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी और लेखक के लिए आम लाने के लिए कहा। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। मुखातिब सामने मुख करके बात करना। गाय तो अच्छे है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता मैं रजो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो उसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटे, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे है। ऐसे साल यह पेड़ तैयार हुआ है। ढेर का अर्थ है बहुत, चौगुने मतलब 4 गुना, बखत का अर्थ है समय वक्त। उन्होंने क्षमा मांगी कि वे लेखक को आम खिलाना भूल गए। लेखक ने औपचारिकता निभाई और कहा कि उस साल उन्होंने बहुत आम खाए थे। लेखक चुप रहे और उन्हें वो दिन याद हो आए जब काका उनके लिए मलाई बचा कर रखते थे। लेखक गाय के बारे में जानना चाहता था। अब बदलो ने कहा कि उसने उसे 2 साल पहले ही बेच दिया था। बदलो ने गाय बेच दी क्योंकि
वे उसे पाल नहीं सकते थे। इतने में उसकी बेटी रज्जो अंदर से एक डलिया में बहुत से आम ले आई। लेखक ने कहा कि वे इतने सारे आम नहीं खा पाएंगे। यह सुन बदलू काका हंस पड़े और कहा, शहरी ठहरे ना। बदलू काका ने लेखक को एहसास दिलाया कि बचपन में आम देखते ही वे उन पर टूट पड़ते थे। बदलू काका ने अपनी बात कही कि जब वे लेखक की उम्र के थे तब वे 4 गुना ज़्यादा आम खाया करते थे। लेखक ने कहा कि उनकी बात और है, वे गांव बिहार के रहने वाले थे। बदलू काका ने अपनी बेटी से कहा कि वह छांटकर 4-5 बढ़िया सिंदूरी आम लेखक को दे। सिंदूरी आम एक किस्म की होती है जो कि बहुत अच्छी और मीठी होती है। बदलू ने कहा कि आम उसी मौसम में तैयार हुए थे और बहुत बढ़िया थे। बदलू काका ने अपनी बेटी से कहा कि वह छांटकर 4-5 बढ़िया सिंदूरी आम लेखक को दे। सिंदूरी आम एक किस्म की होती है जो कि बहुत अच्छी और मीठी होती है। बदलू ने कहा कि आम उसी मौसम में तैयार हुए थे और बहुत बढ़िया थे। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बादलों ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटे के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी और उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अंजुलि का अर्थ है हथेली। ठिठक यानी रुकना। फब का अर्थ है सुंदर, दृष्टि, नज़र। और रज्जो ने 4-5 आम अपनी हथेली में लेकर लेखक की ओर बढ़ा दिए थे। लेखक ने हाथ बढ़ाया तो उसकी निगाहें एक पल के लिए उसके हाथों पर रुक सी गई। उसके हाथों की कलाइयाँ पर लाख की चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। अभी भी बदलू काका की बेटी ने वही लाख की चूड़ियाँ पहने हुए थी जो उसके पिता के द्वारा बनाई गई थी। उसके हाथों में बहुत सज रही थी। अब बदलू ने लेखक की नज़र देख ली। वो लेखक के मन की बात को समझ गए थे, भाप गए थे। बदलू काका ने यह देखकर जवाब दिया कि यह आखिरी जोड़ा है, गांव के जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था। उसके बदले में वे उसे 10 आने दे रहे थे। उसने लाख की चूड़ियाँ का जोड़ा देने से इनकार कर दिया। कहा कि आप शहर से ले आओ क्योंकि यह कीमत बहुत कम थी। जैसा कि मशीनी युग की वजह से काम धंधा बंद हो गया था, लेकिन वह हारे नहीं थे, वह पीछे नहीं हटे थे। उसका व्यवहार कांच की चूड़ियाँ जैसा न था, अर्थात कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था कि आसानी से टूट जाए। वह बहुत ही कठोर परिश्रमी स्वभाव के थे और अपने काम में विश्वास रखते थे। बच्चों, इस प्रकार की यह कहानी आपने देखी। इस कहानी के कुछ प्रश्न आपके लिए है। आप अपने घर से ही इन प्रश्नों के उत्तर लिख ले आना। प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। प्रश्न 4,
बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। एक बड़ी अच्छी कहानी जो यहाँ पर संपन्न हो जाती है।